हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रेप रडार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके कल के बोर्ड एग्जाम के लिए एक मस्ट वॉच हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इफ ग्वानिन इज 30%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। ग्वानिन की परसेंटेज दी हुई है हमें 30% और एडेनिन की परसेंटेज ये पूछ रहा है। तो हमें पता है कि चारगाफ रूल्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, जो ग्वानिन है वो इक्वल होता है साइटोसिन के और जो एडेनिन है वो इक्वल होता है थायमिन के अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल्स। तो अगर ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल है तो ग्वानिन की वैल्यू 30% है, साइटोसिन की भी 30% होने वाली है, तो साइटोसिन की वैल्यू भी 30% होगी। तो जब ग्वानिन और साइटोसिन की वैल्यू 30-30 हो गई हैं तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60%। अब 100% में से हमारा 60% कंप्लीट हो गया है तो बचा कितना, बचा हमारे पास 100% के लिए 40% बचा है ना। तो जो एडेनिन और थायमिन होंगे प्लस करके वो 40% के बराबर होंगे, मतलब ये इक्वली डिवाइड होंगे। तो इनकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 20%, एडेनिन भी 20% और थायमिन भी 20%, जो मिलकर 40% बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्ज दैट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उस सर्ज के लिए जो ओव्यूलेशन करती है। ऑप्शन ए FSH, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी LH या ऑप्शन डी प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो अपनी पीक लेवल पे पहुंच जाता है और उसी पीक लेवल को हम सर्ज बोलते हैं, और यही पीक जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को कॉज करती है टू रप्चर एंड रिलीज द ओवम एंड इंड्यूस द ओव्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या फिर डीएनए सेगमेंट कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड। इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट या फिर डीएनए सेगमेंट कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है। ऑप्शन ए सिस्ट्रॉन, ऑप्शन बी म्यूटॉन, ऑप्शन सी रेकॉन एंड ऑप्शन डी कोडॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्ट्रॉन। ऑप्शन ए सिस्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। If a colorblind man marries a woman homozygous for normal vision, the probability of the son being colorblind is। क्या क्वेश्चन है कि अगर एक कलरब्लाइंड मैन है उसने एक वुमेन को मैरी किया जो कि नॉर्मल विजन की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सन भी कलरब्लाइंड हो। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ना। तो मतलब ये फादर कलर ब्लाइंड है तो फादर के ही एक्स क्रोमोसोम पे ये डिजीज होगा। तो जबकि जब क्रॉस कराया जाएगा तो फादर से तो वाई क्रोमोसोम आएगा और मदर का आएगा एक्स क्रोमोसोम, और मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो तो नॉर्मल है क्योंकि उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो ये होगा सन का सेट ऑफ क्रोमोसोम जो सन के पास आएगा। तो इसलिए सन को कलर ब्लाइंडनेस नहीं आएगी क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम तो नहीं ट्रांसफर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 0%। 0% प्रोबेबिलिटी है कि सन कलर ब्लाइंड होगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज molecular scissors in biotechnology। ए डीएनए लाइगेज, बी डीएनए पॉलीमरेज, सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर डी हेलिकेज। इसका आंसर हो जाता है सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए को स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे कट करते हैं, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फिनोमेना वेयर अ सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस इज। कौन सा फिनोमेना होता है जिसमें एक सिंगल जीन जो होता है वो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस देता है। इसका आंसर हो जाएगा बी प्लायोट्रोपी। इन प्लायोट्रोपी वन जीन जो है इन्फ्लुएंस करता है मल्टीपल जीन्स को, जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा प्लायोट्रोपी का फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन का पिगमेंटेशन हो जाता है। दूसरा किस्म होता है हमारे पास पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक में उल्टा होता है क्योंकि उसमें सारे के सारे जीन्स जो होते हैं मिलकर एक ट्रेट को बनाते हैं, जैसे कि स्किन कलर हो गया, वो पॉलीजेनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ex-situ कंजर्वेशन का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीड बैंक। सीड बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ का मतलब क्या होता है? ex-situ का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब प्रोटेक्ट करना हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर, जैसे कि सीड बैंक, जू, बोटानिकल गार्डन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड आर जॉइंड बाय। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो फ्रेगमेंट्स होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे, उनको किससे ज्वाइन करते हैं हम? उनको हम ज्वाइन करते हैं डीएनए लाइगेज से। ऑप्शन सी, डीएनए लाइगेज से। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है, जो इन फ्रेगमेंट्स को एक साथ जोड़ता है। कैसे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 9, हाई बीओडी इन वाटर बॉडी इंडिकेट्स। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये अमाउंट होती है ऑक्सीजन की जो चाहिए बैक्टीरिया को, ताकि वो वाटर बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर पाए। तो अगर हाई बीओडी हुई तो क्या क्या मतलब है उसका? कि हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी उस ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को डिकम्पोज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज। C4 प्लांट्स में प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर कौन होता है? PEP होता है, फॉस्फो इनोल पायरोवेट होता है। देखने वाली बात है कि C3 प्लांट्स जो होते हैं उनमें RUBP जो होता है वो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, लेकिन C4 प्लांट्स में PEP फॉस्फो इनोल पायरोवेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, if a DNA molecule has 2000 base pairs, how many phosphodiester bonds will it have? अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल में कितने बेस पेयर हैं? 2000 बेस पेयर हैं, तो कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनेंगे? एक फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स निकालने का एक सिंगल चेन में, वो होता है N-1 एक सिंगल चेन में। लेकिन तो अगर हम 2000 - 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1999। ये तो हुआ हमारे पास एक चेन में निकालने, लेकिन डीएनए में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो चेन होती हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3998। फॉर्मूला याद रखना, N-1 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला है ये एक चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टॉप कोडॉन दैट डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा स्टॉप कोडॉन है जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता? हमें पता है कि 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। एक होता है हमारे पास UAA, दूसरा होता है UAG एंड थर्ड होता है हमारे पास UGA। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा UAA। और हमारे पास स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द tDNA यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीन्स इनटू प्लांट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। tDNA जो हम जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं प्लांट्स में, उसको हम कहाँ से डिराइव करते हैं? उसको हम डिराइव करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होता है वो एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं हम इसको। इसमें TI प्लास्मिड होता है ना, एक पार्ट होता है जहाँ पे tDNA ट्रांसफर किया जा सकता है इनटू द प्लांट जीनोम। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स इनटू। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजेनरेट हो जाता है इनटू कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस एल्बिकन्स, प्राइमरी oocyte या ग्राफियन फॉलिकल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्पस एल्बिकन्स।
होता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो LH के लेवल्स जो होते हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं और कॉर्पस लूटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एक वाइट स्कार टिश्यू में, जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स, और प्रोजेस्टेरोन का भी ड्रॉप हो जाता है। द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनेमोन एंड क्लाउनफिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोल रहा है कि जो इंटरेक्शन है सी एनेमोन का और क्लाउनफिश का वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो किस टाइप की इंटरेक्शन है, वो है कॉमेंसलिज्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कमेंसलिज्म में होता क्या है, एक एनिमल को तो फायदा होता है ना, और एक को इफेक्ट नहीं पड़ता, एक को जीरो इफेक्ट होता है। इस केस में क्या हो रहा है कि क्लाउनफिश को प्रोटेक्शन मिल रही है प्रीडेटर से सी एनेमोन की वजह से, और सी एनेमोन को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना तो उसको कोई घाटा हो रहा है ना कोई फायदा हो रहा है, तो उसको जीरो इफेक्ट पड़ रहा है। और जो क्लाउनफिश है उसको प्रोटेक्शन मिल रही है प्रीडेटर से, तो उसको फायदा हो रहा है। इसी इंटरेक्शन को हम कमेंसलिज्म बोलते हैं। Question number 16. During downstream processing, what are the two main stages? Downstream processing में कौन से दो stages होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा separation and purification. Option B is the correct answer. जब एक बार हमारा प्रोडक्ट बन जाता है बायोरिएक्टर में, उसको सेपरेट करना पड़ता है हमें कल्चर मीडियम से, और उसको फिर सेपरेट करके प्योरीफाई करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन इन द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। A person with O blood group has which antigens on their RBC? हमें पता है ब्लड ग्रुप O जो होता है उसके पास ना तो A एंटीजन होता है ना ही B एंटीजन होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदर A नॉर B। क्वेश्चन नंबर 18. विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट इन अ स्टेबल इकोसिस्टम? अगर एक स्टेबल इकोसिस्टम की बात करी जाए तो कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है इसमें से वो ऑलवेज अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है कभी भी इन्वर्टेड नहीं बना सकते, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का रूल है एनर्जी हमेशा डिसिपेट होती है और हर लेवल पे 10% ही एनर्जी आगे जा रही है। तो जो हमारा हायर लेवल होगा उसके पास हमेशा कम एनर्जी होगी लोअर लेवल से, तो नीचे वाला लेवल जो होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, और ऊपर वाले लेवल के पास हमारे पास कम एनर्जी होगी। 10% ही एनर्जी पास होती है क्योंकि हर अगले लेवल पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। Question number 19. The process of RNA mediated interference RNAi is used to make plants resistant to, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नेमाटोड्स। ऑप्शन सी, नेमाटोड्स। RNAi जो होता है वो एक सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म है ना। उसमें क्या होता है, उसमें टोबैको प्लांट को एक नेमाटोड से बचाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए हम करते हैं, इसमें नेमाटोड के mRNA को साइलेंट कर दिया जाता है ताकि वो प्रोटीन्स ना बना पाए। इन अ टेस्ट क्रॉस F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद, एक टेस्ट क्रॉस में हम F1 इंडिविजुअल को किससे क्रॉस करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसेसिव पेरेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स? एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स का मतलब होता है काम एक पर उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, काम एक होगा पर स्ट्रक्चर अलग होगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारे पास विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड। काम एक है पर दोनों का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अलग होता है, इसी को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं और इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। ह्यूमुलिन प्रोड्यूस्ड बाय एली लिली कंपनी वॉज यूनिक बिकॉज, अब क्या किया था एली लिली कंपनी ने? एली लिली कंपनी ने ए चेन और बी चेन को अलग अलग बनाया था, फिर बाद में उनको दोनों चेनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया था, और इससे हमें मिला था रेडी टू यूज मैच्योर इंसुलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 DNA सीक्वेंसेस फॉर ए एंड बी चेन्स लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आफ्टर सेपरेट सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. HIV, that is ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, प्राइमरली अटैक्स विथ सेल्स? कौन से सेल्स को HIV जो है वो प्राइमरली सबसे पहले अटैक करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स। HIV जो है
हेल्पर टी सेल्स में एंटर करता है सबसे पहले, फिर रेप्लिकेट करता है उनको और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब टीएच सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्पर टी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 24, स्टैटिन अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। स्टैटिन जो एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है वो किससे ऑब्टेन होता है? वो ऑब्टेन होता है मोनाकस परप्यूरियस या फिर यीस्ट से। स्टैटिन कैसे काम करते हैं? ये इनहिबिट कर देते हैं उस एंजाइम को जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कर रहा है। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यीस्ट या मोनाकस परप्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज सॉल्टेशन। कौन सी थ्योरी को सॉल्टेशन भी कहा गया है? ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूगो डे व्राइस म्यूटेशन थ्योरी। अब ये थ्योरी है क्या? ये थ्योरी है, पहले जो डार्विन था उसने थ्योरी दी थी कि जो इवोल्यूशन होती है वो धीरे 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 होती है ओवर द ईयर्स, है ना। और ह्यूगो डे व्राइस ने क्या कहा था कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन का कंसेप्ट दिया था उसने बोला था इवोल्यूशन जो है एकदम झटके से भी हो सकती है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इसी थ्योरी को सॉल्टेशन थ्योरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट। जो हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसमें एंटीजन कहाँ पे बाइंड होता है? एंटीजन बाइंड्स एट द एंड टर्मिनल ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द अबायोटिक सिंथेसिस ऑफ। जो मिलर-यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया था उसने किसकी अबायोटिक सिंथेसिस के बारे में बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो एसिड। इसमें क्या हुआ था कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि अब जो अर्ली अर्थ की कंडीशंस प्रोवाइड की गई थी, जैसे कि लाइटनिंग कराई गई थी, CH4 की प्रेजेंस प्रोवाइड कराई गई थी, NH3 H2 वाटर, है ना। तो फिर बाद में ऑब्जर्व किया गया था कि जो फॉर्मेशन हुई है वो अमीनो एसिड की हुई है। ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड्स के ट्रेसेस फाउंड हुए थे इस एक्सपेरिमेंट में। इससे ही हमें पता चला था कि अबायोटिक सिंथेसिस हो सकती है ऑफ अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन 28, मेटास्टेसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मेटास्टेसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। कैंसर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बेनाइन या मैलिग्नेंट। बेनाइन जो एक जगह पे ही रहता है और जो मैलिग्नेंट होता है वो पूरे शरीर में फैलता है। तो इसी फैलने की जो प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम मेटास्टेसिस। और ये एग्जाम्पल है ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, फीचर है ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 29, साइक्लोस्पोरिन ए जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज किया जाता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, ये कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक फंगस का प्रोडक्ट है। ये कब यूज होता है? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है जिसको ट्रांसप्लांट मिल रहा है उसका रिजेक्ट कर देता है नए ऑर्गन को। तो इस केस में सप्रेस करने के लिए इम्यून सिस्टम को साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंक्लूजन ऑफ हर्शी-चेस एक्सपेरिमेंट। हर्शी-चेस एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसका सबसे सिग्निफिकेंट कंक्लूजन क्या निकल के आया था? उसका कंक्लूजन ये था कि जो DNA है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। DNA इज ओनली पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को यूज किया गया था एंड सल्फर को यूज किया गया था बैक्टीरियोफेजिस में, और इससे प्रूव हुआ था कि नेक्स्ट जनरेशन में DNA एंटर कर रहा है, ना कि प्रोटीन एंटर कर रहा है। सो ये प्रूफ हो गया था कि DNA जेनेटिक मटेरियल है। इसी के साथ हमारे 30 MCQs कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।